हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कोडिट जंक्शन। इस वीडियो के अंदर हम लैंग्वेज फंडामेंटल्स का पार्ट 5 देखेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिनको हम सेकेंडरी डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। और सेकेंडरी डेटा टाइप्स जो होते हैं वो जावा के अंदर डेटा टाइप्स का ही एक पार्ट होता है, जैसे हमने पहले प्रिमिटिव पढ़ा था। उसी के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखें, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे पहले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी हम कोड करना चालू करना चाहते हैं, ताकि लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को समझ सके, हम ये समझ सके कि कैसे कोई भी कोड लिखा जाता है, कैसे लॉजिक बिल्ड किया जाता है। अगर ये समझने लग जाएंगे तो हमें इस लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग जाएगा। इसलिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम करने वाले हैं आज। तो पहले पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जावा के अंदर दो तरीके की मेमोरी होती है। जावा के अंदर क्या मतलब, दो तरीके की मेमोरी होती है हमारे पास में, जब जब भी हम कोडिंग करते हैं। उन दो मेमोरी को कहते हैं, पहली मेमोरी होती है स्टैक मेमोरी और दूसरी मेमोरी होती है हीप मेमोरी। इन मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में कि ये मेमोरी क्या क्या करती है। अभी बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टोर कहाँ पे होंगे, हीप मेमोरी में स्टोर होंगे। ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब डिराइव्ड डेटा टाइप्स है। यहाँ पे अगर मैं किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर कराना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगर मैं बोलता हूँ कि इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, तो a के अंदर क्या स्टोर होता था, 10। आई एन टी ए इज इक्वल्स टू 10, a के अंदर क्या स्टोर होता था, 10। तो वैसे ही अगर मैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कि स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू 10, अब स्ट्रिंग के अंदर आप सोचोगे एस के अंदर क्या स्टोर्ड है, 10 स्टोर्ड है, लेकिन एस के अंदर असल में 10 स्टोर्ड नहीं होता है। एस होल्ड करता है लोकेशन मेमोरी की जहां पे 10 स्टोर्ड है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा ही होगा, अगर कोई भी डेटा डिफाइन हो रहा है तो उसे एक मेमोरी चाहिए जहां पे वो स्टोर हो सकता है। बिना मेमोरी के कोई डेटा कैसे डिफाइन होगा? आपके कंप्यूटर में अगर मेमोरी नहीं है तो आप कैसे कोई डेटा डिफाइन कर सकते हो? रखोगे कहाँ उस डेटा को? अगर मैंने 10 डिफाइन किया तो उसे रखेंगे कहाँ? तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जो भी वेरिएबल्स होते हैं वहां उन वेरिएबल्स में क्या स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है। ओके। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। कौन कौन से होते हैं? क्लास होता है, अरे होता है, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग। ये सारे क्या हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। अब पहले हम देख लेते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। एक मोटा मोटा एग्जांपल पकड़ लो। अगर मैं बोलूं कि हम सब ह्यूमंस हैं, अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन, अगर मैंने रैंडमली बोल दिया ह्यूमन, कि ह्यूमन को तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये ह्यूमन है कि नहीं? अगर मैं रोबोट बना रहा हूँ, मैं उससे बोल रहा हूँ कि तुम आइडेंटिफाई करो ये ह्यूमन है कि नहीं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? पहले कि ह्यूमंस जो होते हैं उनके दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस पूरा डिफाइन करेंगे कि दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, बाल होते हैं सर पे, दो आंखें होती है, एक नाक होता है। ये सारे एक्सपीरियंस से वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये ह्यूमन है। ठीक है। अब बंदर के भी ये होते हैं, दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो आंखें होती है। तो फिर वो ह्यूमन कैसे नहीं? गोरिल्ला के भी इतने यही होते हैं, चिंपैंजी के भी यही होते हैं। तो वो ह्यूमन क्यों नहीं है? अब वो ह्यूमन इसलिए नहीं है क्योंकि ह्यूमन को अगर हमने डिफाइन किया कि ह्यूमन क्या है, तो ह्यूमन के पास सोचने की क्षमता है। ह्यूमन आज सिविलाइजेशन बनाने का पावर रखता है। तो ये ह्यूमन डिफाइन करता है कि ह्यूमन क्या है। ह्यूमन ह्यूमैनिटी शो करता है। ह्यूमन के पास में फीलिंग्स है, और ह्यूमंस जो है वो हमेशा डेवलप होते रहते हैं। सेम एनिमल्स भी होते रहते हैं, लेकिन कुछ तो फैक्टर्स हैं जो ह्यूमंस को दूसरे एनिमल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने आज बोला कि ह्यूमन, तुम आइडेंटिफाई करो ह्यूमन। तो हम सब ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हो, लेकिन मैं अलग हूँ, आप अलग हो। मैं जो हूँ, मैं मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। मेरी हाइट अलग होगी, मेरे बोलने का तरीका अलग होगा, मेरे चलने का तरीका अलग होगा, मेरे काम करने का तरीका अलग होगा। आपका वैसे ही अलग होगा। कोई भी ह्यूमन सेम नहीं होता। अब आप बोलोगे जुड़वा होते हैं, हाँ ठीक है होते हैं, लेकिन वो भी पूरे सेम नहीं होते हैं हर चीज में। तो यहाँ पे मैं इस कॉन्सेप्ट को इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आज अगर मैं बोलता हूँ क्लास, तो क्लास को ऐसा समझो कि क्लास
एक ह्यूमन मतलब क्लास हो गया, और हम सब ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब हम, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, आप ऑब्जेक्ट हो, हम सब ह्यूमन हैं लेकिन हम सब अलग हैं, हम सब एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर मैं ऐसे डेफिनेशन वाइज जाऊं, तो ये देखो कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अ क्लास कंटेन्स अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दैट आर कॉमन एंड एग्जिबिटेड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। इसमें क्या बोला कि कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ सेट ऑफ मेथड्स होते हैं जो सारे ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट करते हैं। जैसे कि ह्यूमन है, तो ह्यूमन के बारे में, अगर ह्यूमन क्लास है तो फिर मैं ह्यूमन हूँ, आप ह्यूमन हो, ठीक है, हम दोनों मान लो क्लास के हो गए ऑब्जेक्ट। तो अब क्या हुआ कि मेरे अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? कि मेरे पास स्किन है, आपके पास स्किन है, हाँ तो आप ह्यूमन हो, ठीक है, क्योंकि कॉकरोचेस वगैरह के इंसेक्ट्स के पास स्किन नहीं होती। तो मेरे पास स्किन है, आपके पास स्किन है, आप ह्यूमन हो, यस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम दोनों सेम ही कर रहे हैं, मतलब हम दोनों के पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सही है। और वैसे ही मैं भी चल सकता हूँ, आप भी चल सकते हो, ठीक है। वैसे मैं भी कोडिंग कर सकता हूँ, आप भी कोडिंग कर सकते हो, ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम ह्यूमंस है। अ, और मेथड्स भी, मेथड्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको डिस्कस कर ली। मेथड्स का मतलब क्या होता है? मेथड्स कुछ नहीं होता है, मेथड्स एक तरीका होता है कुछ काम करने का। मतलब आप इस तरीके से समझ लो मेथड कि प्रॉपर्टीज तो क्या है, जो फिजिकल अपीयरेंसेस हो गया, ये सब हो गया। मेथड्स हो गया वो करने का तरीका। अब मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन मैं चलता अलग हूँ। समझ लो मैं जब चलता हूँ तब मैं 0.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता हूँ इन वन स्टेप, और आप 0.6 मीटर का कवर करते हो इन वन स्टेप। तो वो चलने का तरीका अलग हुआ, ठीक है। तो वो मेथड्स अलग अलग हैं हर किसी के, हर काम करने के। तो क्लास समझ में आया कि अगर अगर एक ऐसी चीज मैं डिफाइन कर दूं, एक टेम्पलेट डिफाइन कर दूं कि यही टेम्पलेट होगी, बाकी सारी जितनी भी चीजें होंगी वो इसी टेम्पलेट पे बनेगी। जैसे आज मैं अगर फॉर्म बांट रहा हूँ, मैंने, हाँ, आप ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, मैंने फॉर्म भर दिया कि ये फॉर्म दे दिया कि ये टेम्पलेट है, ये आपको दे दी, अब इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन भरो। जब तक फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं भरी हुई है तब तक सारे फॉर्म सेम है। जब जैसे ही इंफॉर्मेशन भर जाएगी वैसे ही सारे फॉर्म अलग हो जाएंगे। तो एक टेम्पलेट थी, टेम्पलेट के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन हुई, वैसे ही टेम्पलेट्स जो हैं वो अलग अलग डिस्टिंग्विश होती गई। हाँ, प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, आप दो फॉर्म सेम भर सकते हो, वो भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि टेम्पलेट होता है क्लास, कि मतलब हमने मोटा मोटा सबको डिफाइन कर दिया। और ऑब्जेक्ट होता है उसका स्पेसिफिकेशन, की एक स्पेसिफिक चीज डिफाइन करी उस क्लास की, ठीक है। अब बाकी सारे डेफिनेशंस भी हम लाइन से पढ़ते आएंगे। इट इज जस्ट अ टेम्पलेट और blueprint or prototype from which objects are created, ठीक है। class is a group of variables of different data types and a group of methods. An object in Java is basic unit of object oriented programming and represents real life entities. ये मैंने बोला कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सुनना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भी लैंग्वेज होती है, यहाँ पे क्या लिखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती घूमती रहेगी। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ही है जिसके आसपास जावा हमेशा घूमेगी। ऑब्जेक्ट बेसिक यूनिट है जावा का या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। और ऑब्जेक्ट जो है वो रियल लाइफ एंटिटीज शो कर सकता है। तो वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असल में आई क्यों, मतलब लाना क्यों पड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ताकि हम रियल लाइफ चीज़ों को कोड के अंदर उतार सके। जैसे मैंने आपको ह्यूमन का एग्जांपल दिया। तो अगर मैं रोबोट बनाना चाहूँ, तो मैं रोबोट बनाना चाहूंगा तो मैं क्लास बना दूंगा रोबोट, मुझे 10 रोबोट बनाने, मैंने एक टेम्पलेट बना दी कि रोबोट जो होगा वो ऐसा ऐसा तो होगा। रोबोट, मैं जो रोबोट बना रहा हूँ उसके 2 पैर, 2 हाथ होने चाहिए, 2 आंखें होनी चाहिए, 2 कान होने चाहिए, टेम्पलेट बना दी। लेकिन हर रोबोट को मैं अलग अलग बनाना चाहूंगा, तब वहां पे जाके हर रोबोट के अंदर अलग अलग तरीके डिफाइन करूंगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा, वो एज ऑब्जेक्ट काम करेंगे। ओके। अब objects are the instances of a class that are created to use the attributes and methods of class. ये भी बात सही है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंस्टेंस होते हैं क्लास के, वो इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि क्लास के एट्रीब्यूट और मेथड को यूज किया जा सके। या हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल बिल्कुल डिस्कस किए हुए हैं। ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो वैसे, लेकिन ये एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स में कुछ नहीं, एकदम बेसिक क्लियर एग्जांपल्स हैं। इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस क्या होता है वो हम बाद में
डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटरफेस एक तरीके से सी प्लस प्लस के अंदर हम क्लास ही यूज करते थे, तो जावा के अंदर वो गलत था। यहाँ पे जावा के अंदर इंटरफेस बनाया गया है ताकि हम ऊप्स का एक फीचर होता है, वो हम पढ़ेंगे, ऊप्स का एक फीचर है, वो इनेबल करने के लिए हम इंटरफेसेस यूज करते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस ये ध्यान रख लो कि इंटरफेस क्या होता है, सेकेंडरी डेटा टाइप होता है यहाँ पे। अब एक और सेकेंडरी डेटा टाइप क्या होता है, अरे। अरे इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करेंगे, जब हम लॉजिक बनाना चालू करेंगे या तो फिर डेटा स्ट्रक्चर चालू करेंगे, तब सबसे पहला टॉपिक आने वाला है हमारा अरे। तो अरे डेटा स्टोर करता है, मोस्टली कुछ नहीं है। ये देख रहे हो यहाँ पे ये बॉक्सेस बने हुए हैं, हर एक बॉक्स में एक डेटा स्टोर होगा, तो वही एक अरे होती है। तो पहले लाइन पे पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अरे इन जावा आर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड दैट स्टोर एलिमेंट्स ऑफ a similar data type in the memory. Arrays in Java can store both primitive and non-primitive type of data in it. मतलब क्या हुआ, अरे क्या है, एक अरे के एलिमेंट्स के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अरे एक तरीके से आप समझ लो एक बॉक्स हो गया, या तो फिर आप समझ लो एक सीरीज ऑफ कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया ये अरे। अरे के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट के अंदर मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या आती है कि सेम ही डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहले वाले में मैंने इंट स्टोर किया, दूसरे वाले में फ्लोट कर दिया, तीसरे में डबल कर दिया, चौथे के अंदर स्ट्रिंग कर दिया, पांचवे के अंदर कैर कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेम ही तरीके का डेटा स्टोर कर पाऊंगा। मतलब अगर मैं अरे बना रहा हूँ और उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इंटीजर की अरे, तब मैं सब में इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ। ओके। तो वेरिएबल के अंदर क्या था कि वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ एक ही डेटा स्टोर कर सकते थे। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एन टी ए इज इक्वल्स टू 15, तो सिर्फ 15 ही स्टोर कर सकता हूँ। अगर मुझे उसके अंदर और ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो मैं नहीं कर सकता। इसलिए अरे और डेटा स्ट्रक्चर्स आए ताकि हम एक से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकें इन अ सिंगल वेरिएबल। ओके। तो हम कितने भी डायमेंशन के अरे बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो सिंगल डायमेंशन के अरे है, यहाँ पे डबल डायमेंशन के अरे भी बना सकते हैं, 3D अरे, वैसे ही एन डायमेंशंस के अरे भी हम बना सकते हैं। कोई इस पे रोक टोक नहीं है जावा में। और ये एग्जांपल हम देखते हैं, ये एग्जांपल से पता चलेगा कि अरे असल के अंदर अरे के अंदर एलिमेंट्स कैसे डिफाइन होते हैं। तो अरे ऐसे डिफाइन की जाती है, सबसे पहले ये देख लो। आई एन टी स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज मार्क्स इज इक्वल्स टू न्यू आई एन टी 5। अब यहाँ पे हम वो चीज लिख लेते हैं, आई एन टी मार्क्स इज इक्वल्स टू न्यू आई एन टी और ये 5। हाँ, आईएनटी का मतलब है कि इंटी अरे जो है वो इंटीजर टाइप की है। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो डिफाइन करते हैं कि हम अरे स्टोर कर रहे हैं, अरे बना रहे हैं, सॉरी स्टोर नहीं कर रहे, अरे बना रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं तो ये तो वेरिएबल हो गया, नॉर्मल वेरिएबल। ये बताने के लिए कि अरे का वेरिएबल है, हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, और फिर हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर आगे वापस से एक इंटीजर का आईएनटी करके और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। और यहाँ पे जो अंदर जो वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ मैंने, जो यहाँ पे 5 डिफाइन किया है, इस 5 का मतलब ये है कि ये साइज है अरे की। साइज मतलब मैं अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर करा सकता हूँ। ओके। तो मैं इस अरे के अंदर 5 एलिमेंट स्टोर करा सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 5 इंटीजर्स इस अरे के अंदर स्टोर करा सकता हूँ। अब मुझे ये डिफाइन करना है कि अरे में कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट स्टोर होगा। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास, आई एन टी मार्क 1 इज इक्वल्स टू 78, 2 इज इक्वल्स टू 84, 3 इज इक्वल्स टू 63, 91, 75। ठीक है। ये ऐसे हम वेरिएबल्स में स्टोर करते थे, लेकिन अरे के अंदर हम ऐसे स्टोर करते हैं, मार्क्स 0 इज इक्वल्स टू 78, 1 इज इक्वल्स टू 84। मतलब हमें ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ मार्क्स 0 इज इक्वल्स टू 78, और वैसे ही सारे एलिमेंट में डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, मार्क्स 1 इज इक्वल्स टू 10, मार्क्स 2 इज इक्वल्स टू
256 marks 3 is equals to 13 marks 4 is equals to 22। डिफाइन हो गया हमारा। अब आप बोलोगे कि हमने तो फोर्थ एलिमेंट तक ही डिफाइन किया, तो ये इसलिए हुआ, टोटल एलिमेंट्स तो 5 है, जैसे 0 1, देखो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5, टोटल एलिमेंट्स 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, लेकिन काउंटिंग जो इंडेक्सिंग है अरे की, वो जीरो से स्टार्ट होती है। मतलब पहला जो इंडेक्स होगा अरे का, उसको हम वन नहीं बोलेंगे, उसको हम जीरो बोलेंगे, जीरोएथ एलिमेंट। जीरोएथ एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट। तो इसलिए फोर तक ही लिखेंगे, क्योंकि 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टोर हो चुके हैं। अब अरे के अंदर हमने ये 5 एलिमेंट्स स्टोर करा दिए हैं। ओके, ये 5 एलिमेंट्स अरे के अंदर स्टोर है। ऐसे हम स्टोर करा सकते हैं अरे के अंदर एलिमेंट्स। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, और फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब इंट्रोडक्शन टू अरे में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ अरे देख रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे देखना, ये तो सिंगल डायमेंशन के लिए होगी, कि देखो यहाँ पे इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है, फिर 1 2 3 4, मतलब ये 10, अरे की लेंथ 10 है, तो 0 से 9 तक इसमें इंडेक्स होंगे। और ये जो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे ना कि सेकंड लास्ट एलिमेंट जो होगा वो नाइन्थ नहीं होगा, वो एट्थ एलिमेंट होगा। अब टू डायमेंशनल अरे ऐसे डिफाइन करते हैं, आई एन टी, दो बार स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर वैसे ही न्यू आई एन टी, और वहाँ पे रोज एंड कॉलम्स का दोनों का साइज हम दे देते हैं। और वैसे ही थ्री डायमेंशनल अरे, तीन तीन ब्रैकेट, और वैसे ही ब्रैकेट्स के अंदर हम देते थे। तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि कैसे अरे डिफाइन होती है, मल्टी डायमेंशनल अरेस डिफाइन कैसे होती है, इनके ऊपर ऑपरेशंस, इनके ऊपर डेटा कैसे हम डेटा कैसे डिफाइन करते हैं, डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सब हम जब ये टॉपिक्स डीप में पढ़ेंगे तब वो पढ़ेंगे हम। अभी ये देख लो, इसको मैट्रिक्स मत समझना, जावा के अंदर मैट्रिक्स नहीं बोलते हम। जावा के अंदर हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अरे ऑफ अरेस। तो सी प्लस प्लस के अंदर हमने ये देखा था कि ये जो टू डायमेंशनल अरे होती है उसको मैट्रिक्स बोलते थे कई सारे लोग, लेकिन जावा के अंदर मैट्रिक्स नहीं बोलना चाहिए, जावा के अंदर हम बोलते हैं अरे ऑफ अरेज। ओके, वैसे ही ये जो अरे हो गई, इसके ये थ्री डायमेंशनल अरे है, यहाँ पे हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, आई इंटू एम इंटू एन। वैसे ही यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, रोज इंटू कॉलम। तो यस, अब हम आते हैं स्ट्रिंग पे। तो हम स्ट्रिंग जब पहले शुरुआत में देख रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे कि स्ट्रिंग हमेशा ऐसे डिफाइन कर रहे थे। स्ट्रिंग कैसे डिफाइन कर रहे थे, हम बोल रहे थे स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू आई एम कोडर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, मतलब हम स्ट्रिंग को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे ब्रैकेट में आई एम प्रो कोडर। ये ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग को। तो इसे, ये जो डेफिनेशन है, ये जो हमने डिफाइन किया, इसे कहते हैं न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये अलग अलग होता है वैसे, जो ये मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, इसको कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। जो हम लिटरल्स में पढ़ा था उसमें स्ट्रिंग लिटरल, इसे कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल, और इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे न्यू कीवर्ड हमने यूज किया। न्यू कीवर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए ही यूज होता है। तो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी क्रिएटेड एक्सप्लिसिटली यूजिंग द न्यू कीवर्ड फॉलोड बाय द स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। दिस कंस्ट्रक्टर क्या भूल जाओ, ये यहाँ पे मतलब डेफिनेशन लिखी हुई है। दिस अप्रोच क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन आइडेंटिकल स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग pool. In such a case, JVM will create a new string object in normal non-pool heap memory, and the literal welcome will be placed inside the string constant pool. The variable s will refer to an object in the heap non-pool. तो अभी के लिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जो हम स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट करते थे, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते थे लिटरल, और इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट।
तो हम ये जो क्रिएट करते थे, ये स्प्रिंग के अंदर हमेशा ऐसा होता था कि ये जो स्प्रिंग जो भी क्रिएट होती थी, ये हमेशा कहाँ पे क्रिएट होती थी, स्प्रिंग कांस्टेंट पूल के नाम की एक मेमोरी होती है, उसे हम इंटर्न भी कहते हैं, वहाँ पे क्रिएट होता था इसका ऑब्जेक्ट स्प्रिंग का। और लेकिन हम जब न्यू कीवर्ड यूज करके स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, हमेशा हीप मेमोरी में स्टोर होता है। तो इसका मतलब, वो स्लाइड का मतलब यही था। बाकी हमने तो इतना सारा पढ़ लिया है जब, कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर कैसे होता है, इतना सारा हमने प्रीवियस वीडियोस में डिफाइन कर लिया, इतना सारा समझ लिया। तो स्ट्रिंग के बारे में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत हमें है नहीं। तो इस वीडियो से क्या पता चला हमें, इस वीडियो से हमने पढ़े नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, हमने क्लास कवर किया, अरे कवर किया, इंटरफेस कवर किया, ऑब्जेक्ट कवर किया, स्ट्रिंग कवर किया। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मतलब डिराइव्ड डेटा टाइप्स। दीज डेटा टाइप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम यूजर, आइदर यूजर डिफाइंड और आर डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये uh, अभी तक जो भी हमने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस करते रहो, उसे बार बार थ्योरी में जाते जाके देखते रहो, क्योंकि कई सारी चीज़ें मैंने बोल दी है जो अगर स्लाइड में नहीं हो तो वीडियो सुनो अच्छे से, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करेगी आगे जाके, ये जो मैं अभी चीज़ें आपको एक बता रहा हूँ। तो that's all for today guys. Stay tuned with Coded Junction, keep coding and be happy.